आज हम ब्रिटिश संविधान की जो प्रकृति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि ब्रिटिश संविधान के बारे में ये कहा जाता है कि ब्रिटिश संविधान आकस्मिक घटनाओं और उच्च कोटि की योजना की संतान है। इसके बारे में जो विचारक है लिटन स्ट्रेची, उसने ब्रिटिश संविधान के बारे में कहा है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक की संतान है। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत जो संयोग और विवेक के जो तत्व हैं, जो प्रकृति में हमें दिखाई देते हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पूर्णतः सत्य है। इसका कारण यह है कि ब्रिटिश संविधान कभी निर्माण नहीं किया, अर्थात ब्रिटिश संविधान का संविधान सभा के द्वारा कभी एक समय पर निर्माण नहीं किया गया है। इसे कभी किसी संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया है, जिस प्रकार भारत या अमेरिका के संविधानों का योजनाबद्ध निर्माण हुआ। अर्थात अपन देखें कि जो अमेरिका का संविधान है, उस संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा 1787 में किया गया और उस संविधान को 1789 में लागू किया गया। अगर हम भारत के संविधान के बारे में देखें तो भारतीय संविधान का निर्माण भी संविधान सभा के द्वारा किया गया और इसका निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ था और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लेकिन उस भारतीय ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ, अर्थात उसका किसी संविधान सभा के द्वारा निश्चित समय पर निर्माण नहीं किया गया। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ब्रिटिश संविधान के विकास में संयोग और विवेक की भूमिका समान रही है। ब्रिटिश संविधान में संयोग और विवेक का शिशु है। इस कथन के 2 भागों में हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश संविधान में संयोग या शिशु के तत्व कौन कौन से हैं। ब्रिटिश संविधान आकस्मिक घटनाओं व अवसरों का शिशु है। वस्तुतः ब्रिटिश संविधान की सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं का विकास संयोग से हुआ है, उनकी रचना नहीं की गई है। अब हम ये देखेंगे कि संयोगवश ऐसे कौन कौन से संविधान में संस्थाओं की स्थापना हुई है, उसके बारे में अगर देखें तो द्विसदनात्मक व्यवस्था कि विश्व के विभिन्न देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का विचार और व्यवस्था ब्रिटेन से ग्रहण की। अपन देखें वर्तमान समय में तो अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है, जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, उसके 2 सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के अंतर्गत भी 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका है, उनके 2 सदन हैं, एक राष्ट्रीय सभा और दूसरी है गणतंत्र परिषद। और ब्रिटेन के अंतर्गत तो अपन को मालूम है कि ये 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका है, 2 सदन हैं, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। विश्व के अंतर्गत चाइना, चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर उसकी जो जनवादी कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, वो एक सदनात्मक है। लेकिन अपन यहाँ ब्रिटेन के संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसके संविधान की प्रकृति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और वहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन स्वयं ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को सोच विचार कर किसी योजना के आधार पर नहीं अपनाया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भारत के अंतर्गत, अमेरिका के अंतर्गत, फ्रांस के अंतर्गत संविधान सभा ने सोच विचार कर व्यवस्थापिका के 2 सदन बनाए, उस प्रकार से ब्रिटेन के अंतर्गत सोच विचार कर 2 सदनों का निर्माण नहीं किया गया, वरन संयोगवशी यह अस्तित्व में आ गए। 13वीं सदी के अंतिम वर्षों में जब इंग्लैंड का राजकोष खाली हो गया था, ऐसी स्थिति में 1295 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट एडवर्ड प्रथम ने भारी मात्रा में नए कर लगाने की आवश्यकता अनुभव की, क्योंकि राजनीतिक कार्यों करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और वो धन सरकार टैक्स के माध्यम से ही इकट्ठा करती है। और नए कर प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सम्राट एडवर्ड प्रथम ने 1295 में 3 अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधियों की सभा बुलाई। उस 3 वर्ग में
थे सामंत वर्ग के प्रतिनिधि, धर्माधिकारी वर्ग के प्रतिनिधि और नगरों के प्रतिनिधि अर्थात जनता के प्रतिनिधि। इस कार्य से त्रिसदनात्मक संसद का विकास होने की संभावना अधिक थी, क्योंकि जब 3 वर्ग आए तो निश्चित है कि 3 वर्गों का प्रतिनिधित्व होने के कारण त्रिसदनात्मक व्यवस्था होनी चाहिए थी। लेकिन किंतु संयोगवश द्विसदनात्मक संसद का विकास हुआ। उसका कारण यह था कि सामंत वर्ग और धर्माधिकारी के हित, स्वार्थ, उनके उद्देश्य एक समान थे, जिससे वे एक हो गए और इस प्रकार 2 सदनों का विकास हुआ। उच्च सदन, जिसको हम लाट सभा कहते हैं, सामंतों व पादरियों अर्थात धर्माधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने लगी, और दूसरा जो निम्न सदन कॉमन सभा है वो जनसाधारण अर्थात नगर के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करने लगी। इस प्रकार से ब्रिटेन के अंतर्गत संयोगवश द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना हो गई। आगे देखते हैं हम कि स्पीकर का पद। इस प्रकार लोक सदन, जो कॉमन सभा है ब्रिटेन का, लोक सदन में स्पीकर पद की स्थिति भी संयोग से ही बनी। सन 1376 में लोक सदन ने सम्राट और लॉर्ड सभा के सम्मुख अपनी याचिका प्रस्तुत करने के लिए स्पीकर को निर्वाचित किया, और उसी समय से स्पीकर पद का चलन आ रहा है। अर्थात ये भी एक संयोगवश ही स्पीकर पद की स्थापना ब्रिटेन के संविधान में स्थापित हो गई। अगला देखें कि मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का आशय है कि यह मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी हो। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की यह स्थिति संयोगवश और कुछ चरणों से गुजरकर ही बनी है। जॉर्ज प्रथम ब्रिटिश रीति रिवाजों, अंग्रेजी भाषा और ब्रिटिश राजनीति से अनभिज्ञ थे, अतः उन्होंने 1714 से मंत्रिमंडलों की बैठकों में उपस्थित होना बंद कर दिया, अर्थात वे अनुपस्थित रहने लगे। जॉर्ज सेकंड और जॉर्ज थर्ड भी मंत्रिमंडलों की बैठकों में उपस्थित नहीं हुए, अतः संप्रभु की अनुपस्थिति में कैबिनेट के जिस प्रमुख सदस्य ने उसकी बैठकों की अध्यक्षता की, उसने समय पाकर प्रधानमंत्री का रूप ग्रहण कर लिया। इस प्रकार सर रॉबर्ट बालपोल पहले प्रधानमंत्री बने। तो अपन देखें कि जो मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन के अंतर्गत, उसकी स्थापना भी संयोगवश ही हुई। जैसे अपन ने चर्चा की कि जब 1714 में जॉर्ज प्रथम, उसके बाद जॉर्ज सेकंड, जॉर्ज थर्ड ने मंत्रिमंडलों की बैठकों में आना बंद कर दिया, वो अनुपस्थित रहने लगे, तो अतः संप्रभु की अनुपस्थिति में कैबिनेट के जिस प्रमुख सदस्य ने उसकी बैठकों की अध्यक्षता की, उसने समय पाकर प्रधानमंत्री का रूप ग्रहण कर लिया। सर रॉबर्ट बालपोल पहले प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार प्रधानमंत्री का पद भी संयोगवश ही स्थापित हुआ। अगला है कि ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत जो संयोग से और कौन कौन से तत्व संस्थाएं स्थापित हुई, उसमें देखें अपन सीमित या वैधानिक राजतंत्र। प्राचीन समय में सम्राट के पास शासन की असीम शक्तियां थी, अर्थात वो असीमित थी, उन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। वह कार्यपालिका का प्रधान था, विधि निर्माता था और न्याय का स्रोत था। अर्थात अपन वर्तमान समय में देखें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत तो सरकार के 3 अंग बताए हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका का जो कार्य है वो है कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका का कार्य है जो व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित कानूनों को क्रियान्वित करना और उन कानूनों के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन करना। और जो न्यायपालिका का कार्य है, उसका कार्य है कि जो व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों के अनुसार न्यायिक निर्णय करना। तो वर्तमान समय में सरकार के 3 अंग अलग अलग अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, लेकिन जो ब्रिटेन का प्राचीन समय में जो राजतंत्र था उसमें ये तीनों शक्तियाँ
राजा के पास थी, वही कानूनों का निर्माण करता था, वही उनको क्रियान्वित करता था और वही न्यायिक निर्णय करता था। परंतु धीरे धीरे उनकी शक्तियों का ह्रास या पतन होना शुरू हुआ और वर्तमान समय में वह मात्र एक संवैधानिक अध्यक्ष है। सम्राट की शक्तियां पर सबसे पहला प्रहार 1215 के मैग्ना कार्टा ने किया। आज संप्रभुता निर्वाचन मंडल के पास है, संप्रभु के पास नहीं। अतः अपन ने जो बातें देखी उसके आधार पर उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ब्रिटिश संविधान आकस्मिक घटनाओं का परिणाम रहा है। अब अपन देखेंगे ब्रिटिश संविधान के प्रकृति के दूसरे पहलू के बारे में कि ब्रिटिश संविधान विवेक का शिशु है, अर्थात ब्रिटिश संविधान में विवेक के तत्व पाए जाते हैं। यदि ब्रिटिश संविधान की कुछ संस्थाओं और व्यवस्थाएं संयोग के तत्व के परिणाम हैं, तो दूसरी ओर कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं बुद्धिमत्ता पूर्वक व बड़े सुनियोजित ढंग से किए गए कोशिशों का परिणाम है। विवेक पूर्वक उठाए गए कदमों ने जिन संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जन्म दिया उनमें निम्न प्रमुख है। अपन देखें कि ऐसे कौन कौन से बातें हमें ब्रिटिश संविधान में पाई जाती हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि विवेक के कारण उनको बनाया गया है, संविधान में स्थान दिया गया है और उनको व्यवस्थित किया गया है। तो उसमें देखें व्यस्क मताधिकार, गुप्त मतदान प्रणाली और एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। ये तीन अपन बिंदु देखे कि व्यस्क मताधिकार, गुप्त मतदान प्रणाली, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। ब्रिटेन में व्यस्क मताधिकार को क्रमिक रूप से अपनाया गया है। सन 1832, 1837, 1884, 1918 और 1928 के सुधार अधिनियमों ने मताधिकार को नियमित किया और अंततः व्यस्क मताधिकार की स्थापना की। इसके बाद सन 1969 के अधिनियमों ने मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। इसी प्रकार गुप्त मतदान की प्रणाली 1872 ईस्वी में शुरू की गई और 1948 में बहुल निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। तो जो ये अपन ने देखे तीन चीज, ये ब्रिटिश संविधान में विवेक का तत्व के रूप में हम देख सकते हैं। अगला देखें लॉर्ड सभा पर कॉमन सभा की श्रेष्ठता कि जब प्रारंभ में ब्रिटेन के अंतर्गत लॉर्ड सभा शक्तिशाली थी, धीरे धीरे लॉर्ड सभा की शक्तियों का पतन होने लगा और कॉमन सभा अधिक शक्तिशाली होने लगी। तो संसद के अंदर कॉमन सभा की स्थिति को सर्वोच्च और श्रेष्ठ बना दिया गया है। सन 1911 और 1949 ईस्वी के संसदीय अधिनियमों ने लॉर्ड सभा की शक्तियों को सीमित कर दिया है। अर्थात अब शक्तिशाली कौन है? कॉमन सभा, लॉर्ड सभा नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक विवेक का तत्व के रूप में अपन देख सकते हैं। अगला बिंदु देखें, निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र व लोकतंत्र की स्थापना। तो लोकतंत्र की स्थापना में तीन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रलेखों ने भूमिका निभाई है ब्रिटेन के अंतर्गत। वो है 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार याचिका पत्र और 1689 का अधिकार पत्र। इनके आधार पर ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र को नियंत्रित किया गया। और अब देखें वर्तमान में आज के समय में भी सीमित राजतंत्र है, लेकिन व्यवहार में देखें तो वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। सिद्धांत में तो सीमित राजतंत्र है, लेकिन व्यवहार में कैसी है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। अगला अपन देखें पियरेज एक्ट के द्वारा लॉर्ड सभा में सुधार। सन 1958 और 1963 के पियरेज अधिनियमों के माध्यम से लॉर्ड सभा की संरचना में सुधार किए गए हैं। पियरेज अधिनियम 1958 के आधार पर आजीवन पियरों और महिला पियरों की व्यवस्था की गई है और 1963 के पियरेज अधिनियम के आधार पर व्यवस्था की गई है कि कोई व्यक्ति जो वंशानुगत आधार पर पियर अर्थात लॉर्ड सभा का सदस्य है, वह चाहे तो पियर पद का त्याग कर सकता है। इसी प्रकार ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग का शिशु है। इस संविधान में विवेक की अपेक्षा संयोग के तत्व अधिक है।